Hi students, after 7 days approx, we are again here. Some of you have requested me to upload the video somewhat at faster rate, so I will try my best. And the same I am requesting from you also, that you also do the same. Uh, Look at the video, make a note. If any problem, you please convey me, because your problem is not coming. So simply watching video will not serve your purpose. You make one note and solve some problems. If you are facing any problem, you convey me what is the problem actually, and I'll try my level best to convince and to understand the things well. So thank you very much. And today we will do here parallel plate dielectric capacitor. The last lecture I told you that the charge storing capacity you can increase by two methods particularly. Uh, if you are simply placing an uncharged plate near a charged plate, the capacity of charged plate is slightly increased. If the uncharged conductor is earthed, rather it is connected with the earth, the capacity of the conducting plate will remarkably increase, which we have done in last lecture. So that was called actually parallel plate air capacitor. There is another method also to increase the capacity, charge holding capacity of a plate by inserting a dielectric between the two plates, and that is why it is known as parallel plate dielectric capacitor. So two capacitor you have to learn in class 12 syllabus: parallel plate air capacitor and parallel plate dielectric capacitor. So today we will deal here parallel plate dielectric capacitor. So simply you see the picture here, you have had two plates P and Q. P is charged and its charge density is sigma, and the plate Q is earthed, although you will find some induced charges present there. Between them one dielectric is placed. So if you place the dielectric, what will happen to the dielectric? देखो dielectric पे पहले से कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जब आप इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे, क्योंकि गॉस थ्योरम के हिसाब से इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये तो आपको पहले से पता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं, तो इस डाइलेक्ट्रिक पर सम इंड्यूस्ड चार्जेस डेवलपिंग, और इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है ना जी, अगर ये प्लस है तो नियरर सरफेस पे अपोजिट इंड्यूस्ड चार्ज आएगा, सो माइनस चार्ज विल इंड्यूस हियर, और जो दूर का सरफेस है डाइलेक्ट्रिक का उस पर पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज आएगा। सो इन दिस वे व्हाट यू आर फाइंडिंग। अब इंड्यूस चार्ज होने से क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करें। पहले इसको हम डिटेल में इस कैपेसिटर को बताएं, उससे पहले आप ये समझ लें कि मान लो कि आपके पास एक प्लेट है और इस पर आपके प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ये क्या होता है ये आप जान लें। दिस इज नेगेटिव इंड्यूस चार्ज, पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज इज बीइंग अर्थेड। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। इस प्लेट का सिग्मा इज सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन प्लेट पी, और प्लेट क्यू पर नेगेटिव इंड्यूस चार्ज है। तो इस प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई नॉट, हम बोलते हैं नॉट वी आर राइटिंग फॉर एयर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट्स, और सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बराबर होगा, कि कहीं भी पॉइंट आप ले लो, ये एनीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। दिस इज फ्रॉम गॉस थ्योरम व्हिच वी हैव डन अर्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यू ट्राई टू लुक। अब हम एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसके बीच में रखते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या होगा कि इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पे इंड्यूस चार्ज आएगा, माइनस दिस इज प्लस। ओके, नाउ यू लुक एट हियर कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वह दो एग्जिस्ट होता है, एक नहीं। एक तो ई नॉट एग्जिस्ट होएगा ही, दूसरा इंड्यूस्ड चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होगा। अब आपको डायरेक्शन देखना है, तो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर दिखता है। एक तो ई नॉट दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दूसरा ई आई यानी इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखना है तो आप सिर्फ इमेजिन करो कि हम सिर्फ +1 कूलम चार्ज अगर यहाँ रख दें तो वो किधर जाएगा। तो प्लस है ये, इसके कारण रिपेल होगा, इसके कारण अट्रैक्ट होगा, तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगा वो इस तरह से होगा। तो आपने क्या देखा कि ई आई का जो डायरेक्शन है वह ई नॉट के डायरेक्शन का अपोजिट है, और जिसके कारण क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह ई नॉट से कम होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज बिकॉज इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, बस ये सिर्फ आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड घटा। तो आपने बोलना कि इंड्यूस्ड चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ई नॉट के इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जैक्टली अपोजिट होता है। So the electric field inside a dielectric is reduced. Now, what will be the electric field inside the dielectric? It's a very simply you can write down. तो अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, पहले कुछ पैरामीटर्स हम ये ले लें। Q, this is charge on plate P, पहला। A is area of plate P, okay, and sigma, so sigma is equal to Q divided by A, this is the surface density of charge। अब ये पैरामीटर ले लें। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इज इक्वल टू ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और electric field in the dielectric, inside the dielectric, you can write here electric field inside the dielectric, electric field inside the dielectric is this you can write here, E is equal to sigma divided by epsilon naught, and it is also divided by K, and here K is, you know, it is a dielectric constant, okay. So you are getting two electric field, one is E naught, other one is E naught exists in air part, and E is electric field inside the dielectric। Okay, अब हम निकालते क्या है ये ध्यान में रखें कि जो वैल्यू है इसको बहुत ही सोच समझ के आप इसको आगे बढ़े। Yeah, now you have to find potential difference between the plates। The potential difference between the plates is how much? So V is equal to, what do you mean the potential difference? What is work done if you are carrying 1 coulomb charge from plate Q to plate P? तो प्लेट Q से प्लेट P तक 1 कूलम चार्ज को लाने में आपको क्या करना है ना, कुछ डिस्टेंस या कुछ डिस्टेंस जो है या कुछ डिस्प्लेसमेंट एयर में करना पड़ेगा, फिर इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक जाना पड़ेगा, फिर एयर में करना पड़ेगा। तो लेट गैप बिटवीन दीज टू प्लेट इज D और T इज थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो आप हमको बताओ पहले एयर पार्ट का हम वर्क डन निकालें। तो एयर का कितना भाग एयर पार्ट है, तो आप देखोगे D माइनस टी, इट विल बी D माइनस टी। तो व्हाट इज वर्क डन इफ 1 कूलम चार्ज इज ब्रॉट इन एयर? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इंटू
it is the distance of air part. It is d minus t plus एक और वर्क डन है inside the dielectric. So inside the dielectric electric field is E and the distance traveled is t. So E into t. So like this you have to find here. So potential difference, अब इसको क्या करें, E नॉट E को हम चेंज करें, ये बराबर होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी, ये हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय k टाइम्स t. Sigma by epsilon naught you can take common, sigma by epsilon naught is taken common, d minus t plus t divided by k. So this is V. एक और स्टेप हम करें, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो उसको. So V is here, V sigma you can change by writing Q by A. So charge divided by area of the plate into epsilon naught common d minus t plus t divided by k. So this is what the potential difference you got if 1 coulomb charge is brought from plate Q to plate P. Now what you do? Now you have to find capacity. So capacity, you look at here. The capacity, the capacitance of the capacitor C is equal to Q divided by V. So Q is okay, no problem. V के जगह आप ये सारे term यहाँ पे insert करो. So what you will get? So this is Q divided by, instead of V you put here Q divided by A epsilon naught times d minus t plus t by k. Okay. So Q is being cancelled here. So finally we got a formula of capacity here. So for capacity, इस प्लेट का कैपेसिटी कितना आएगा, सॉरी इस कैपेसिटर का कैपेसिटी आएगा आपका C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट divided by d minus t plus t by k. So this is the final formula of capacity of a parallel plate capacitor. So there is no problem at all. Now you come here. अब इसको हम क्या करें, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हुआ है. इसमें क्या है ना कि डाइलेक्ट्रिक जो है उसकी थिकनेस प्लेट के गैप से कम है, उस केस में हमारा ये फॉर्मूला होगा. अब यहाँ पे हम दो स्पेशल केस करते हैं. स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस लेट पहला, लेट t is 0. व्हाट डू मीन? तो मैथमेटिकली t is 0 का मतलब है कि इस प्लेट के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है. तो फॉर्मूला क्या होगा? तो आप t का वैल्यू 0 करो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D. अब यहाँ पे t 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा. तो व्हाट इज लेफ्ट? A एप्सिलॉन नॉट बाय D, विच वी हैव डन अर्लियर. मतलब पहले ही हम लोग ये कर चुके हैं. आप इससे भी कर सकते हो उसको, नो प्रॉब्लम. एक तो केस ये हुआ कि इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है. एक ऐसा भी केस होगा कि ये पूरे के पूरे प्लेट जो है वह डाइलेक्ट्रिक से भरा पड़ा है. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि T के जगह आप D लिख सकते हो. T इज इक्वल टू D व्हेन द इंटायर गैप इज फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. तो तब क्या होगा? तो तब आप देखो व्हाट इज C. तो C इज इक्वल टू, आप क्या करना है, T की जगह आप D लिखना है. तो D माइनस डी 0, यहाँ पे T की जगह D. तो फॉर्मूला बनेगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D टाइम्स K. दैट मीन्स K टाइम्स इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी. ओके, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अगर पूरे आप फील्ड कर देते हो कैपेसिटर को,
तो उसकी कैपेसिटी k टाइम्स बढ़ जाएगी. So in this way you are able to prove that if you insert dielectric substance between the plates, it will increase the capacity by k times. कब k times होगा? तो जब आपने बोलना कि entire gap is replaced by a dielectric substance. This entire gap is filled by dielectric. Then only the capacity will enhance by k times. अगर मान लो partially filled है तो उस समय आपका जो ये फॉर्मूला है ये काम करेगा. ओके. तो अगर हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करना हो तो बहुत आसान है कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी जितना टाइम्स बढ़ जाए ऑन इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. जितना टाइम्स, मान लो किसी की कैपेसिटी 5 यूनिट था, पहले 5 माइक्रोफेराड था, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिए तो 50 हो गया. सो द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी 10. कितना टाइम्स बढ़ा? 10 टाइम्स बढ़ा. पहले 5, अभी 50, तो कितना टाइम्स हुआ? 10 टाइम्स. सो द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 10. चलो, तो ये हुआ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बढ़िया से आप तैयार करें. अब हम आगे आज बताते हैं, 1-2 टॉपिक और बताएंगे फटाफट. पहला है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. So you try to find here. अगला, energy stored in a capacitor is another important topic, क्योंकि जो कैपेसिटर का काम ही है वह एनर्जी को स्टोर करना. ठीक है. तो कैपेसिटर इज वर्क्ड एज द स्टोर. जैसे आपने स्टोरेज बैटरी आपने देखा होगा, इन्वर्टर बैटरी, व्हाट डज इट डू? इट विल स्टोर द चार्ज लाइक कैपेसिटर ओनली. ओके. सो तो हम देखेंगे कि कितना एनर्जी स्टोर होता है, कैसे हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. सो लुक हियर. तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इन ए कैपेसिटर. ओके. Let a capacitor of capacitance C, okay, some charge is still present here. अगर चार्ज नहीं होगा तो इसकी एनर्जी भी 0 होगा. So let it is charge Q and the capacity is C. This you suppose it is a parallel plate air capacitor and it is connected with outlet. So what you have seen कि आपके पास एक कैपेसिटर है जिस पर पहले से चार्ज Q है और इसकी कैपेसिटी C है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है. ओके. तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी. अब हम चाहते हैं ना कि इस कैपेसिटर पे और थोड़ा चार्ज दे दें. दैट मीन्स वी आर चार्जिंग इट, वी आर गिविंग फर्दर DQ स्मॉल चार्ज. तो लेट दिस कैपेसिटर is charged, this capacitor is charged by dq, by a small amount, by dq, small amount of charge we are giving dq further. तो इससे पहले से क्यू था, हम dq चार्ज इस पर और डालें. तो चार्ज अगर दोगे तो पहले से तो पॉजिटिव चार्ज है, फिर प्लस dq चार्ज दिए तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा. दैट मीन्स वर्क इज बीइंग डन. करेक्ट. बिना वर्क डन किए हो तो, बिना वर्क किए हुए तो इस पर चार्ज आएगा ही नहीं, ऐसे नहीं जाएगा. तो नाउ यू टेल मी व्हाट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज यू आर गिविंग टू द कैपेसिटर. स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इज dW and dW is V into dQ. वर्क डन निकालने का बहुत आसान तरीका है कि आप जब हम इस प्लेट पर चार्ज देंगे तो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. और एक और फॉर्मूला है वर्क डन, यू कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस. सो दिस टू फॉर्मूला आर बीइंग यूज्ड. तो यहाँ पे स्मॉल वर्क डन होगा dW इज इक्वल टू V इनटू dQ. ओके. So now you look here carefully.
फिर इसको हम करते क्या है, ये तो हमारा एक पार्ट हुआ। अगर इसको हम चेंज कर सकते हैं तो आपको पता है ना C बराबर होता है Q अपॉन V। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो हम V को रिप्लेस कर दें तो ये बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C इंटू dq। So this is small work done. Now this capacitor is charged from 0 to Q. So what is work done? तो देखो यहाँ पे तो वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन हुआ ना, जैसे जैसे चार्ज इस पर देते जाओगे वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा और वैसे वैसे वर्क डन का वैल्यू बढ़ते जाएगा। करेक्ट, बिकॉज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन विल इंक्रीज। शुरू में चार्ज दिए कम फोर्स ऑफ, फिर थोड़ा बढ़ाए, फिर थोड़ा बढ़ाए, फिर थोड़ा बढ़ाए, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो बढ़ते जाएगा। दैट मींस मोर एंड मोर वर्क विल बी डन। सो वेरिएबल वर्क, तो वेरिएबल फोर्स, तो वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, बाय इंटीग्रेटिंग। तो यू राइट डाउन द कैपेसिटर इज चार्ज्ड फ्रॉम 0 टू Q, द वर्क डन इज इक्वल टू द कैपेसिटर is charged from 0 to Q. So what is work done? तो 0 से Q चार्ज करने के लिए वर्क डन क्या करना पड़ेगा, तो आपने इंटीग्रेट करना, dW को इंटीग्रेट करो, Q dQ बाई C को भी इंटीग्रेट करो, लिमिट रखो 0 से Q। सो योर वर्क डन इज इक्वल टू W। यहाँ पे C आपके कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन C बाहर, Q dQ का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है भाई, Q स्क्वायर बाय 2, लिमिट है 0 से Q। अपर लिमिट Q की जगह Q रखो, फिर लोअर लिमिट 0 रखो, तो फिर आपको सॉल्व करके क्या आएगा बताया हमें। सो व्हाट इज योर वर्क डन हियर if you are giving the charge to a capacitor from 0 to Q? So work done is equal to 1 upon C, and this is Q square by 2. Okay, so its solution is Q square by 2. It's simple. So anyway, anybody can do this one. तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया सिंपल सा, W is equal to Q square by 2C. And one line you put here कि this work done is stored as energy. So energy का फॉर्मूला भी यही आएगा. You write down this work done is stored as energy. So energy U is equal to same formula Q square by 2C. So this is energy stored in the capacitor. Okay? तो नॉर्मली अगर आपसे एग्जाम पूछे कि एनर्जी जो है कैपेसिटर किस रूप में स्टोर होता है, तो हम जवाब देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ नामो निशान नहीं है। क्या है यहाँ पे, चार्ज किस रूप में स्टोर है, चार्ज के रूप में। तो हम देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला बन सकता है। यस, बन सकता है, क्योंकि चार्ज जहाँ होगा वहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, और वहीं पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, तो सभी के रूप में आ सकता है आपको। बट दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला, सारे इसी से बना हुआ है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। अब इसके हम फॉर्म बदल सकते हैं। आपने क्या करो ना, Q को हटा दो। तो आप हमको ये बताओ कि Q को हटा के आप क्या लिख सकते हो। तो याद करो फॉर्मूला C का, C बराबर क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाई V, ये फॉर्मूला होता है। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, CV। तो इसकी जगह आप लिख दो, खाली हम रूप इसका बदल लें, C स्क्वायर B स्क्वायर बाय 2C। So what is the formula? This will be half CV square। ये दूसरा रूप हुआ। अब क्या करो आप ना कि C का वैल्यू आप हटा दो, C को हटा दो इसी फॉर्मूला में। तो कैसा फॉर्मूला बनेगा, तो यहीं पे करें
तो एनर्जी बराबर क्या होता था, क्यू स्क्वायर बाय 2c, ये फॉर्मूला है। हम c की जगह लिख दें क्यू बाई वी, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू सी की जगह हम लिखेंगे क्यू बाई वी, ये क्यू क्यू कैंसल, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू क्यू इंटू वी। ओके, सो एनर्जी का आपको 3 फार्मूला है, तीनों फार्मूला को आप यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली फार्मूला एक ही है सब, लेकिन 3 रूप में आप इसको लिख सकते हैं। एक और रूप है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। सो यू लुक एट हियर। तो तीनों फार्मूला की पहले लिस्ट बनाए। तो पहला फार्मूला क्या था एनर्जी का, तो एनर्जी U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला था एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू सी वी स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू इंटू वी। ओके, सो ऑल 3 फार्मूला। अब आप इस तीनों फार्मूला को गौर से देखो। अब बड़ा विचित्र लगेगा अगर आपसे कि आप रिलेशन इस्टेब्लिश करो कि एनर्जी विथ कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वह C का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ एनर्जी जो है वह C का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ जो एनर्जी है वो C है ही नहीं, यानी C पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एक्चुअली एनर्जी C पर किस तरह से डिपेंड करता है। तो जो भी आपको लिखना पड़ेगा उसमें ध्यान आप ये रखना कि एनर्जी इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C इफ यू आर श्योर दैट चार्ज इज कांस्टेंट। यानी 2 कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर की एनर्जी की अगर आपको कंपैरिजन करना है और आप श्योर हैं कि दोनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम है, तो फिर आपने उस केस में ये कंक्लूड कर लेना कि जिसकी कैपेसिटी कम होगी उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। करेक्ट? 2 कैपेसिटर के एनर्जी की कंपैरिजन करना है और आपको ये पता है कि दोनों कैपेसिटर का चार्ज सेम है, तो एनर्जी जो होगा वह C का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। उसी तरह से यहाँ पे एनर्जी C का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब आप श्योर हैं कि V कांस्टेंट है। ओके, और Q और V दोनों कांस्टेंट है, तो एनर्जी जो है वह C पे डिपेंड नहीं करेगा। सो लाइक दैट यू कैन सी हियर। ओके, तो अब हम चलें, अब बात करें आगे की कि एक तो ये हुआ, इसकी एक और फॉर्मेट है एनर्जी की जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है, उसको हम देखें। तो अब वो क्या है वो देखो और फिर उसको ट्राई करो समझने का। ओके, सो पहला बात ये कि अभी हमने फॉर्मूला देखा कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। ओके, अब इस फॉर्मूला को हम थोड़ा ऑपरेट करते हैं, थोड़ा मतलब खेलते हैं कैसे वो आप देखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट? ये विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्या करो इसको कि यस, दिस कैन बी रिटन एज Q बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा को आप रिप्लेस किए, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट निकाल लिए, और Q बराबर क्या हो जाएगा, तो Q इससे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स A टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स A टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फॉर चार्ज। और C का वैल्यू, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये फॉर्मूला है। क्या इसमें हम ये फॉर्मूला फीड कर सकते हैं? तो आप फीड करके देख लो।
What is charge energy stored in the capacitor? This U is equal to, you look at here, Q की जगह हम क्या लिखेंगे? E square A square epsilon naught square, because Q square is there, divided by 2 into C. What is C? So C is A epsilon naught by D. Okay, so what you find, A epsilon naught एक एक कैंसल हो जाएगा, ये कैंसल होके A हुआ, ये भी कैंसल होके epsilon naught हुआ, तो कुल मिला के आप इसको अगर रीअरेंज करें तो क्या मिला? तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू U इज इक्वल टू, देखो आप, 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर इंटू A इंटू D. Okay, so this is the formula for energy stored in the capacitor, but this in term of electric field you can write. Okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर किस रूप में होता है, तो बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में. तो ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का. चार्ज के रूप में भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम है. ओके, तो अब आप इस फॉर्मूला को थोड़ा गौर से देखो. ये अगर हम AD, this is the area of the plate and D is gap. So what does this parameter give? AD. So AD is volume of capacitor. Okay, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर. अब हम एक टर्म नया यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी this you can this is the energy of a capacitor per unit volume. Energy of a capacitor per unit वॉल्यूम. तो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि A इंटू डी का वैल्यू हुआ 1 मीटर क्यूब. यूनिट वॉल्यूम का मतलब हुआ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम. तो A एंड D इज वॉल्यूम. तो somebody will ask you, because this formula will be very useful every time. So what is energy density of a capacitor? So energy density of a capacitor, energy density of a capacitor U dash is equal to half epsilon naught E square, because A into D is the volume. So half into epsilon naught E square. So this is the formula for energy density of a capacitor. So you have to understand this carefully. So this is the part here. अब चलो एक और लगे हाथ हम कर लें टॉपिक, वो लास्ट टॉपिक है आज के लिए, और इसको ध्यान से देखें कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर. तो हम लोग दो ग्रुपिंग करते हैं, बहुत आसान है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर निकालना. जैसे आप ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर निकाल रहे थे, वैसे ही ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर. सो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स क्या है वो आप देखें. तो पहला हम सीरीज करें, इन सीरीज. ओके, तो हम दो कैपेसिटर लेते हैं, दो ने तीन ले लें. ओके, दिस इज कनेक्टेड विथ सम सोर्स ऑफ EMF. तो इसको हम मान लेते हैं कि ये जो है कनेक्शन वह आपके V वोल्ट से, इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है
कितने हैं V। दिस इज द प्लस Q, दिस इज माइनस Q, दिस इज द प्लस Q, दिस इज माइनस Q, दिस इज द प्लस Q, दिस इज द माइनस Q। कैपेसिटी है इसके C1, इसके है C2, इसके है C3। दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। बहुत आसान है। सीरीज में जो बात हमको ध्यान रखना है कि इन सीरीज चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। charges on each capacitor is same. Potential difference is same, whereas potential difference are different. So consider here potential difference of these three capacitors is V1, this is V2, this is V3. And this potential difference, the sum of these potential difference is equal to the potential difference applied by the source. What is the potential difference of source? It is a V. तो अब आप बोल सकते हो कि V is equal to V1 plus V2 plus V3. Okay. V is equal to V1 plus V2 plus V3. No problem here. तो V1 हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, तो फॉर्मूला आप पढ़े थे, बहुत बार रिपीट किए हैं, फॉर्मूला बार बार लिखते हैं उसको। तो यू हैव टू फाइंड V1. सो V1 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूला से सब निकलता है, Q बाई V. तो V इज इक्वल टू व्हाट? Q बाई C. सो यू कैन राइट हियर, चार्ज तो सारे का सेम है, तो यहाँ पे लिखो Q बाई C1, करेक्ट। दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C2, तीसरे का पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C3। Q कॉमन लेके इधर कर लो, तो V बाई Q हो जाएगा। Q कॉमन लो, या आप इसको आप लिख सकते हो Q कॉमन, एंड दिस इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. That Q you take it in left side. So the V by Q is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. V by Q, see there, V by Q is equal to 1 by C. तो ये जो 1 by C है, ये क्या है ना, ये 1 by C, C is the equivalent capacity of the combination. तो V by Q के जगह हम लिख सकते हैं क्या, 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. देखो, ये कॉम्बिनेशन आप रेजिस्टेंस में भी पढ़े होंगे, फॉर्मूला उल्टा है। रेजिस्टेंस में जो वहाँ पैरेलल में होता था, वो फॉर्मूला कैपेसिटेंस में सीरीज में आता है। सो 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। सो अगर मान लो और बढ़ा सकते हो, 4, 5, 6, 7 n कैपेसिटर हो, तो आप कंटिन्यू करते जाओ, सो क्या, नो प्रॉब्लम हियर। अब आप देखो, तो सीरीज में क्या सेम होना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट इफ योर कैपेसिटेंस आर डिफरेंट देन, ठीक है। अगर मान लो सारी कैपेसिटेंस ही बराबर ले लिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही बराबर आएगा। तो यहाँ पे हमने C1, C2, C3 लिया, इसका मतलब क्या कि कैपेसिटेंस सबका अलग अलग है। तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सभी कैपेसिटर का अलग अलग होगा, सिर्फ एक फैक्टर सेम होगा, वो कौन है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम। एक तो ये फॉर्मूला। दूसरा, ये सीरीज का था, अब हम पैरेलल की बात करते हैं। सो इन पैरेलल यू लुक एट हियर, okay, so again we are taking 3 capacitors, so in parallel you can see, so in parallel, ओके, क्या रिजल्ट आएगा ये सबको पता है। ये आपके कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर, सॉरी,
ये भी कैपेसिटर है, एक और कैपेसिटर हम ले, और दिस इज द प्लस Q1 minus Q1, this is the plus Q2 minus Q2, this is the plus Q3 minus Q3, this is C1, this is a C2, this is C3. This is connected with a source of potential difference V. Okay, so parallel combination क्या same? तो V potential difference same. Parallel combination, and charges are different. Charges are different if your capacitance is different. तो कैपेसिटेंस तो C1, C2, C3 माना, हम लोग अलग अलग है, ठीक है। तो अब आप देखो गौर से इसको, फिर तो करते क्या है इसको, तो योर टोटल चार्ज क्यू, गौर से देखें, तो टोटल चार्ज इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ चार्ज जो है वो अलग अलग है, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू, या नेट चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ओके, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो अब आप बताएं कि Q1 कैसे निकालेंगे, तो याद करो C का फॉर्मूला Q बाई V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV, तो Q1 कैसे निकालेंगे, C1 इंटू V, बिकॉज V इज सेम फॉर ऑल कैपेसिटी, Q2, this is a C2 into V, Q3, C3 into V, V कॉमन एंड टेक इट आउट, क्या हो जाएगा, या V से सबको डिवाइड कर लो, तो क्या हो जाएगा, Q बाई V इज इक्वल टू C1 plus C2 plus C3. What is Q by V? This is your equivalent capacitance of parallel combination. So C is equal to C1 plus C2 plus C3. Okay, so you are given. बात समझ में आया? तो ये है आपके, ये बात हम लोग रेजिस्टेंस में भी पढ़ेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर हम अभी ये नहीं कर रहे हैं, सवाल सबका एक ही बनेगा, एक ही तरीके का बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब आप पाओ एक चीज़ हम बताएं कि सपोज करो हम कि आपके पास n कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, n कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C। नाउ कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इसमें, इफ there are n capacitors, each of capacitance C, okay, तो आप बताएं if they are connected in series, what will be equivalent capacitance? तो सीरीज में क्या होता है, याद करो, सीरीज में होता है रेजिस्टेंस का उल्टा है, सीरीज में 1/C इन सीरीज, गौर से देखो, इन सीरीज, तो 1/CS कर देते हैं, S फॉर सीरीज, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस n टाइम्स, so what can you write down? So this implies 1/CS is equal to 1/C, 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 so what is this, n by C, so CS is what, so CS is equal to C by n, ये सीरीज में हुआ। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सेम, इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो पैरेलल कनेक्शन में CP फॉर पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू n टाइम्स यू कैन गो, तो CP इज इक्वल टू व्हाट, तो CP इज इक्वल टू n times C. No, C, how many times? N times, no? So n. अब गौर से देखो कि सीरीज में ज़्यादा कैपेसिटेंस हुआ कि पैरेलल में, तो जाहिर है यहाँ पे पैरेलल में ज़्यादा कैपेसिटेंस होता है,
रेजिस्टेंस का एग्जैक्टली उल्टा है, रेजिस्टेंस में उल्टा होता है। तो कैपेसिटेंस, इफ यू कनेक्ट इन पैरेलल देयर कैपेसिटी इज इंक्रीजेस, इफ यू कनेक्ट इन सीरीज देयर कैपेसिटी विल डिक्रीजेस। सो यू हैव टू रिमाइंड दिस। अगर हमको ये कहे कि रेशियो निकालो, व्हाट इज सी पैरेलल टू सी सीरीज, तो सी पैरेलल is n by c and divided by c by n. So this c cancel, it is n square. अब बात समझिए आप कि अगर पैरेलल और सीरीज का हम रेशियो निकालें, सभी कैपेसिटेंस सेम हो, तो उसका रेशियो n स्क्वायर के बराबर होगा। अगर मान लो 5 कैपेसिटर होता तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रेशियो होता वो 25 होता। अगर 4 कैपेसिटर होता तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रेशियो होता वो 16 होता। सो इट इज इक्वल टू n स्क्वायर। सो दीज आर द फैक्ट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। कल नेक्स्ट जो क्लास हम आपको देंगे उसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स इस चैप्टर करेंगे कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहीं तक पढ़ना है थ्योरेटिकली, फिर इसको हम कैसे सवाल बनाते हैं। तो सब वी विल कम इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम प्रॉब्लम्स। अब याद करो, हम एक सवाल दिए थे आपको कि आपके पास 2 शेल है, याद है? ये इस पर चार्ज है प्लस क्यू, इस पर चार्ज है प्लस क्यू, इसकी रेडियस है छोटा आर, इसकी रेडियस है बड़ा आर। हमने इसको कनेक्ट किया था, तो मैंने सिंपल एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो। तो इसका सही जवाब होगा कि द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम स्मॉलर सेल टू द लार्जर सेल, स्मॉलर सेल टू लार्जर सेल। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये होगा कि स्मॉलर सेल का जो पोटेंशियल है वो लार्जर सेल से बड़ा है। तो हम पहले स्मॉलर सेल का पोटेंशियल निकालें कि कितना होगा, तभी आपको पता चल जाएगा। तो पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर सेल V स्मॉलर, ठीक है। एक तो ये अपने चार्ज के कारण इस पर पोटेंशियल होगा, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, खुद के चार्ज के। और एक पोटेंशियल होगा जो बड़ा सेल है उसके कारण इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q बाय कैपिटल R। नो प्रॉब्लम हियर। और V लार्जर, इसकी पोटेंशियल निकालो, एक खुद के चार्ज के कारण पहले निकाल लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़े पर कितने चार्ज है Q, उसके रेडियस क्या है R। वेरी गुड। अब इस छोटे चार्ज के कारण निकालो। तो छोटे चार्ज को आप ना क्या समझो, हम तो पहले बताए थे कि इसको आप पॉइंट चार्ज मान लो, कहाँ पे? सेंटर पे। इस पॉइंट चार्ज प्लस Q के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? इज द कैपिटल R। अब इस दोनों को कंपेयर करो, सारे के सारे सेम है। ये जो डिनोमिनेटर है R, ये छोटा है, तो V का वैल्यू V स्मॉलर बड़ा हो जाए। ओके, तो V स्मॉलर यानी छोटे सेल का पोटेंशियल बड़े सेल से ज्यादा है। एज यू नो दैट द चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इट्स ओके। सो कल की क्लास जो होगा वो हम आपको कल ही डालेंगे, चिंता नहीं करें, लगातार अब जल्दी करना। हमारे कुछ स्टूडेंट का कंप्लेन भी था कि थोड़ा स्पीड में हम सिलेबस कवर करें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिलेबस यहाँ तक पढ़ने हैं। कल में हम आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके एक, या चेक योर नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके हम एक कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करके लाएंगे। आपके पास क्वेश्चन हो तो यू सेंड मी, और हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने का। थैंक यू वेरी मच।